Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had studied about the definition of infinite series, positive term series and geometric series. So today we will study about P series test and a necessary condition about that. So P series test basically is an important test, very frequently used. उसका proof भी important है, बट प्रूफ जो है हम करेंगे आफ्टर कॉशी इंटीग्रल टेस्ट पढ़ने के बाद उसका प्रूफ करेंगे, बट वी कैन नॉट रेजिस्ट आवर टेम्पटेशन टू यूज़ दैट टेस्ट। तो इसलिए हम जो है उसको अभी पढ़ लेते हैं। पी सीरीज टेस्ट। तो जो पी सीरीज होती है वो इस फॉर्म की होती है। पहले आप इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करेंगे। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उससे थोड़ा इसका उलट होता है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज एक बार हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर r जो है लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और r अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। इस केस में क्या होता है कि जो है p जो है अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट है, और p अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो उसमें देखिए लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था, इस पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है। उस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट था, इस पे लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है। तो थोड़ा सा उससे हम रिमेम्बरेंस के लिए, रिमेम्बर करने के लिए थोड़ा उससे याद बेटर हो जाता है। तो ये कंडीशंस हमारी जो है इसकी पी सीरीज की है। जैसे मैंने कहा प्रूफ हम बाद में करेंगे, पर इसको हम इस्तेमाल अभी कर लेंगे। जैसे तो ये तो हो गया रिजल्ट की डेफिनेशन, रिजल्ट कोट कर दिया मैंने। अब एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मान लिया मैं जो है पहले 1/n² ले लेता। यहाँ पे जो p है वो फिक्स है, जो नीचे n है वो वेरी होगा, बट जो रेज टू पावर है वो फिक्स है। ज्योमेट्रिक में क्या होता था, देखिए ज्योमेट्री में क्या है, बेस जो है वो फिक्स है, बेस फिक्स है, ऊपर पावर बढ़ती जाती है, r⁻³ 4 5। बेस जो है वो r जो है इसमें फिक्स है। अब इसमें क्या है, देखिए जी, इसमें जो एक्सपोनेंट है वो फिक्स है, बेस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखूं तो ये आएगा 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि जो ये नीचे 1 2 3 होता जा रहा है, तो ये और ऊपर p जो है वो फिक्स है, तो ये p सीरीज टेस्ट के अंदर फिट बैठती है, जैसे ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है उसकी। अब p क्या है यहाँ पे, p here is 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे क्या कंडीशन है हमारी, implies दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारा जो है ये कन्वर्जेंट आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये आता है 1/1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। ये जो है सीक्वेंस हमारी, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की बात करो तो सीक्वेंस क्या थी हमारी, ये। तो सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होती है, बट लेकिन अगर मैं सीरीज की बात करूं तो अब देखिए पहले इसमें क्या है, p कितना है, वो 1 है, और टेस्ट क्या कह रहा है कि अगर p जो है 1 हो गया तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस हम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जी वो कन्वर्जेंट, सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है ही,
तो हम अगर उसको एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म करके देखें कि ऐसा लगता है कि जो सीरीज़ भी है ये भी कन्वर्जेंट आने की संभावना लगती है हमें, बट लेकिन ये जो है टेस्ट हमें जो बताता है उससे पता लग रहा है कि हमें डाइवर्जेंट है। तो कहने का मतलब अगर हम सक्सेसिवली प्लस करेंगे, जो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल रहे हैं, तो जैसे पहले पे आएगा फर्स्ट टर्म उसका आएगी 1, फिर 1 में हाफ ऐड कर देंगे तो 3/2 एंड लाइक दिस। तो अगर ये प्लस होता जाएगा तो ये इतना बड़ा होता जाएगा कि जो ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, तो डाइवर्ज हो जाएगी। तो पी सीरीज टेस्ट से हमें पता लग रहा है कि जो है ये डाइवर्जेंट है। बट कई बार स्टूडेंट्स इसको जो है सीक्वेंस से रिलेट कर देते हैं जो कन्वर्जेंट है, तो ऐसा वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, और वो कई जगह पे ये यही सीरीज जो है कई जगह पे हम काउंटर एग्जाम्पल की तरीके से भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होता है वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना है, समझ लेना है। थर्ड जो है हमने ले लिया p ग्रेटर देन 1, p इक्वल टू 1, p लेस देन 1 ले लेते हैं। हम ले लिया √n, तो ये आ जाएगा 1/√1, 1/√2, 1/√3 एंड सो ऑन। यहाँ पे p जो है वो 1/2 है, विच इज़ लेस देन 1। तो लेस देन 1 है, तो हमें जो p सीरीज टेस्ट है वो ये बताता है, देखिए p ऊपर कंडीशन लिखी हुई है p पे, तो ये हमें बताता है कि जो ये है ये डाइवर्जेंट है। तो अब हम p सीरीज टेस्ट तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं हम एक नेसेसरी कंडीशन पे, जो कई जगह इस्तेमाल में आ जाती है। नेसेसरी कंडीशन ये कई जगह यूटिलाइज होती है, थोड़ी वीक कंडीशन है बट फिर भी हमारे काम में आती है कई जगह। जो है वो क्या कहती है कि इफ़ सिग्मा an इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, देन कहिए या इम्प्लाइज, देन लिमिट an इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये लिमिट जो है ये 0 होनी चाहिए। वन वे रिजल्ट है ये, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वीक रिजल्ट है, लेकिन फिर भी हमारे काम आता है। कैसे? इसको हम जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूँ आपको, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे ये एक सेट थ्योरी की बात करूँ मैं, तो सेट थ्योरी में हमारा जो है मान लो ये सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स है, ये रेक्टेंगल है। तो हम कहते हैं कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज ए रेक्टेंगल। ये भी वन वे है, जैसे ऊपर है, इम्प्लाइज इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज ए रेक्टेंगल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये इस रिजल्ट में भी लिख देता हूँ, कन्वर्स इज सेम हेयर है, स्क्वायर इम्प्लाइज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल मे नॉट बी ए स्क्वायर। तो जैसे अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है, स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल के अंदर आएगा, उस सेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे है तो क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल तो है बट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट यहाँ है जो रेक्टेंगल ही नहीं है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर जो है किसी कोई हमें सीरीज गिवन है और उसकी अगर हम an की लिमिट निकालें, और अगर वो लिमिट जो है वो लिमिट
ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो लिमिट ही जीरो नहीं आती तो वो जो है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम in spite of this result being one way, we can still utilize this result in finding about convergence of a series. So let us erase this part so that I can take example. Okay, so अब इसको हम example लेते हैं। कोई मान लिया कोई सीरीज ले लेते हैं सिग्मा n अपॉन n प्लस वन, ये हमारी सीरीज है। इस सीरीज को मुझे टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो मैं इसकी nth टर्म ले लेता हूँ, तो nth टर्म आ गई n अपॉन n प्लस वन। अब मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ, जैसे ऊपर हमने लिमिट निकाल ली, तो ये आ गया, n से डिवाइड कर दूंगा मैं अगर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पे लेंगे तो लिमिट आ जाएगी 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर लिमिट जो है वो 0 नहीं है तो जो है वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, implies n upon n plus 1 is नॉन कन्वर्जेंट। और इसको मैं डाइवर्जेंट भी कह सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज में है, तो नॉन कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज इट इज डाइवर्जेंट। लेकिन अगर लिमिट ए एन 0 आ जाए तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि जो है वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। जैसे नीचे लिखा हुआ कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो वो कन्वर्स वाला पार्ट भी एक बार हम देख लेते हैं कि हाउ द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एक हम जो है सीरीज ले लेते हैं, जो अभी मैंने ऊपर कहा था कि काउंटर एग्जाम्पल में भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा 1 अपॉन। तो ये क्या सीरीज हो गई, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सो ऑन। ये पी सीरीज है विद p इक्वल टू 1। तो ये अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अब इसकी ए एन लेता हूँ मैं, ए एन जो है ये 1 अपॉन एन है, इसके लिमिट निकाल लेता हूँ, तो लिमिट इज टर्निंग आउट टू बी 0। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट ए एन इज 0 बट सिग्मा ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसलिए जो है कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं कि जो है वो होल्ड करे। तो अगर लिमिट ए एन इक्वल टू 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो कन्वर्जेंट होगी। बट हाँ ये कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि अगर लिमिट जो है लिमिट ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तो जो है वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो उसको कोरोलरी के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। तो कोरोलरी क्या कहती है, इफ लिमिट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 implies सिग्मा ए एन इज नॉन कन्वर्जेंट। ये बेसिकली जो है ये आपने 11वीं क्लास में या डिस्क्रीट में ही पढ़ा होगा ना, कन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन जो स्टेटमेंट होती है उसका कंट्रा पॉजिटिव का मतलब कि P इम्प्लाइज Q है तो इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है कि नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये हमने यही कर दिया। देखो नेगेशन इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड का इसका नेगेशन क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इधर वाले का नेगेशन क्या हो गया, नॉट कन्वर्जेंट। तो इसलिए बेसिकली हमने जो कोरोलरी लिखी है वो नथिंग एल्स बट द कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ द गिवन रिजल्ट। यही हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया है। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जो है जैसे मान लो हम लिखें
1/4, 2/6, so on अप टू इसकी nth टर्म हो गई n/2 n+1, सो अब जो है इसकी आप निकाल लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसकी nth टर्म लिख दी है, अदरवाइज मान लो nth टर्म नहीं लिखी हो किसी क्वेश्चन में तो वो आपको निकालनी पड़ेगी जो है। तो इसकी nth टर्म लिखी हुई है, आप इसमें an की लिमिट ले लेना। अगर वो 0 आ गई तो हम कंक्लूड कुछ नहीं कर सकते कि वो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर नॉन जीरो आ गई तो देन यू कैन डेफिनेटली टेल अबाउट इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है। ठीक है, सो विद दिस आई स्टॉप टुडेज क्लास। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।